देखो, मेरा ये मानना है कि दुनिया सही और गलत पे नहीं, लेवरेज पे चलती है और इस लेवरेज का असली नाम है पावर। एक पावरफुल इंसान लाइफ में कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने एक्शंस को पावर से जस्टिफाई कर ही देता है। सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। पार्ट 1 में हमने लॉ 1 से लॉ 16 तक डिकोड किए थे। उन लॉज ने तुम्हें ये बताया कि पावर कैसे दिखती है, कैसे बोली जाती है और कैसे सबके अंदर छुपी होती है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इसलिए ये वीडियो देखने से पहले उसे जाके जरूर देखना, क्योंकि मैं ना सिर्फ इन वीडियो से बुक समरी नहीं बताता, मैं उस बुक के हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में छुपे हुए हिडन मीनिंग को भी डिकोड करता हूं। इसीलिए इस वीडियो को प्ले करो एट 1.25x ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाओ। और लाइक करना है तो लाइक कर लो और कमेंट करना है तो कमेंट कर भी लो, लेकिन कभी भी इस वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करना। अब हम इस वीडियो के थ्रू लॉज के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां पावर आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी सीक्रेटली सब कुछ कंट्रोल करती है। ये वो जोन है जहां पे आवाज नहीं होती, सिर्फ सटल हिडन सिग्नल्स होते हैं। मीटिंग रूम में कौन किसके साइड में बैठा है, व्हाट्सएप पे कौन कितनी देर में रिप्लाई करता है, कौन तुम्हें सबके सामने अप्रिशिएट करता है और कौन तुम्हारी अकेले में रिस्पेक्ट ले जाता है। ये लॉज नहीं बट चेहरे के पीछे छुपी हुई एक हिडन स्ट्रेटेजी है। इन्हें अगर आप आज समझ गए तो आप एक प्लेयर हो, नहीं समझे तो सिर्फ एक पॉन या फिर प्यादा। और आपको तो पता ही है प्यादों का क्या होता है, उनका यूज होता है, सैक्रिफाइस होता है और फाइनली गेम के एंड में उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि आप इस दुनिया की गेम को सिर्फ देखते रहोगे या फिर इस गेम को कभी चलाओगे भी। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद लॉ नंबर 17। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं उनके डिसीजंस काफी आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, और वही दूसरी तरफ जो लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं उनका प्रेजेंस ही टेंशन क्रिएट करता है कि यार पता नहीं ये इंसान आगे क्या बोल देगा, कैसे रिएक्ट कर देगा। प्रेडिक्टेबिलिटी एक टाइप से कंफर्ट देती है और कंफर्ट पावर को मार देता है। चाहे आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपका बिजनेस, जब सामने वाला एग्जैक्टली इस चीज को समझ लेता है या फिर पढ़ लेता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो वो आपके हर एक मूव के अगेंस्ट ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना चुका होता है। लेकिन वहीं पे जब तुम अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, कभी साइलेंस, कभी सडन एग्जिट, कभी एक बोल्ड रिस्पॉन्स, कभी इमोशनल फ्रीज, तो बस ये सारी चीजें करते ही लोग कॉशियस हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और हमेशा डाउट में रहते हैं कि ये आगे क्या सोचेगा। मेरी ये लाइन याद रखो, पावर किसी को आंसर देने में नहीं होती, लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस और डाउट्स क्रिएट करने में होती है। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज रिस्पॉन्ड लेट एंड चेंज योर रिदम। कभी 15 मिनट में रिप्लाई कर रहे हो, कभी 1 घंटे में कर रहे हो, कभी 4 घंटे लग रहे हैं। हर चीज का ना एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न मत बनाओ, ये आपके अगले मूव को एकदम ऑब्वियस बना देगा कि यार इसको मैं टेक्स्ट करता हूं या फिर इससे मैं बात करता हूं तो 1 घंटे में रिप्लाई आ ही जाता है। और याद रखना, कभी भी रिएक्टिव नहीं होना है, किसी भी सिचुएशन में आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। बहुत बार लोग खुद के रिएक्शन को भी ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि यार मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा था। जब भी आप किसी भी चीज को कुछ ऐसे ओवर एक्सप्लेन करते हो ना कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली एक पेडिस्टल पे आ जाता है और आप उसके नीचे आ जाते हो। तो ये 2 हैबिट्स आपको आज के आज चेंज करनी पड़ेगी। विच ब्रिंग्स मी टू लॉ नंबर 18। ज्यादातर लोग ना इस चीज को ऐसे सोचते हैं कि यार अगर मैं अपना काम करते रहूंगा, शांत रहूंगा, तो मैं थोड़ा सा सेफ रहूंगा। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार इस चीज को दिखाया है कि जो लोग फोर्ट्रेस या फिर एक रूम के अंदर बंद होते हैं वो कहीं ना कहीं पे इस दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, और जिस भी दिन उन पे अटैक होता है तो उनके पास कोई भी इंटेल या फिर अर्ली इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना ही उनके पास कोई दोस्त या फिर एलाइज होते हैं उनके साइड में खड़े रहने के लिए। असली पावर ना एक रूम में बंद रहने से नहीं आती, वो पावर नेटवर्किंग से आती है, पोजिशनिंग से आती है और विजिबिलिटी से आती है। जितना आप लोग अपने आप को बाकी लोगों से अलग रखोगे, उतना ही आप उनके कन्वर्सेशंस, सिग्नल्स या फिर रियल इंटेंशंस मिस करते रहोगे। इसीलिए लोगों के बीच में रहकर उनके दिमाग में घुसो, हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, हर सर्कल में एक प्रेजेंस बनाओ, चाहे आप जिम में हो, कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, कल्चरल फेस्ट में हो, हर एक जगह पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, हर एक जगह पे आपको लोग पहचानने चाहिए। मुझे इस चीज में ना कोई भी डाउट नहीं है, मुझे 100% पता है कि आप ना अकेले भी पूरी दुनिया से लड़ लोगे। पर तुम्हें पता है ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी बचाने में बिलीव करते हैं। आप ना चेस के गेम को ही देख लो, एक किंग हमेशा पूरे गेम में सबसे कम मूव चलता है, बट उसी पे पूरा गेम डिपेंडेंट होता है। अगर किंग गया तो पूरे गेम आप हार चुके हो सकता है इस वीडियो में चेस के बहुत सारे रेफरेंसेस हो, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीजें उसी गेम से सीखी है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अपने कंफर्ट जोन में रहना, सबसे दूर रहना बेटर है, इस माइंडसेट के साथ जीना और हमेशा किसी भी सोशल इंटरेक्शन से पहले बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए चाहे आप इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, आपको खुद को सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ेगा। यानी जरूरत पड़ने पे लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये लोग आपकी आके मदद कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू लॉ नंबर 19। कभी कभी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी होता है ओपोनेंट को समझना। तुम्हारा प्लान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर तुमने सामने वाले को कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी अंडर एस्टिमेट कर दिया
तो आपका गेम पूरा उल्टा भी पड़ सकता है। यू नो एवरी पर्सन इज वायर्ड डिफरेंटली। किसी का ईगो ग्लास जैसा होता है, एक कमेंट पास करने पे भी टूट जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ किसी का ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एकदम आयन जैसा। वो इंसान ऐसा दिखाता है कि उसे उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो आपके सामने चुप रहता है, लेकिन सही वक्त आने पे वो आप पे वार करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का पर्सन बनना है। इसीलिए हर इंटरेक्शन से पहले इस चीज को समझो कि सामने वाला जो बंदा है वो किस टाइप का है, इमोशनल, रैशनल, इनसिक्योर या फिर मैनिपुलेटिव। हर इंसान एक पैटर्न पे काम करता है, यानी वो वही सेम चीजें बार बार रिपीट करता रहेगा जो उसने पूरी लाइफ की है। उस पैटर्न को ना रीड करना सीखो बिफोर यू प्ले योर मूव। यहाँ पे हम लोग ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर देते हैं, सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं और सबको सेम मान लेते हैं कि हाँ मेरा एक दोस्त है जो इसके जैसे बिहेव करता है, उसने मेरे साथ अच्छा किया था तो ये भी अच्छा ही करेगा। और इस वजह से आप उस इंसान के साथ ना बहुत ब्लंटली ऑनेस्ट हो जाते हो, सब कुछ उनके मुंह पे बोल देते हो, अपने इंटेंशंस क्लियर कर देते हो और यही चीज आगे चल के आप पे कहीं ना कहीं पे बैकफायर भी कर देती है। अगर आप सच में सोचने बैठोगे ना तो आपको ऐसे कई सारे आपके ही फ्रेंड सर्कल में लोग मिल जाएंगे जो शुरुआत में आपको कुछ और लगे थे और बाद में कुछ और निकल के आए, यानी सांप बन के आए। एंड लास्टली किसी के भी ईगो पे अटैक कर देना बिना अपना प्लान बनाए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए वेट, थिंक एंड देन ओनली रिएक्ट। देखो हो सकता है कुछ लॉस थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ थोड़े कम, तो मैं अपना टाइम उसके हिसाब से उन्हें देने वाला हूं। अगर मान लो आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो कमेंट्स में मुझे जरूर पूछना, मैं वहां पे आके आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं लॉ नंबर 20 पे। तुम्हें पता है लाइफ में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो जंग किसी और के लिए लड़ते हैं। पॉलिटिक्स में, ऑफिस में या फिर दोस्ती में ही क्यों ना पकड़ लो, लोग तुम्हें अपने गेम का प्यादा बनाना चाहते हैं और तुम ना दोस्ती यारी के चक्कर में बन भी जाते हो। लाइफ में ना भोला नहीं बनना है भाई, स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट लोगों को अगर आप देखोगे ना तो वो हमेशा दोनों साइड के बीच में रहते हैं, कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं, लेकिन कभी भी कंप्लीटली कमिट नहीं करते। तो आपके हाथों में रियल पावर तब आएगी जब दोनों पार्टीज चाहेगी कि आप उनके साइड में आओ, तभी तो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगी। इसीलिए जब भी आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आए जहां पे आपको कुछ साइड चूज करनी है तो नेवर कमिट अर्ली, लेट दोस बोथ साइड्स चेज यू एंड यूज योर साइलेंस एज योर लेवरेज। बहुत बार आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज कभी भी ऐसा कोई अगर इंसिडेंट होता है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, तो वहां पे अगर उन्हें कोई सवाल पूछता है तो वो लोग कह देते हैं नो कमेंट्स। बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है भाई ये, क्योंकि जब भी कोई इंसान साइड लेता है ना तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी एक आइडियोलॉजी या फिर इंसान को ब्लाइंड लॉयल्टी कभी मत दिखाना। इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोगों के चमचे बन के घूमते हैं। उनके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है बट मैं अभी स्क्रीन पे बोल नहीं सकता, लेकिन तुम समझ लेना। लाइफ में कभी ऐसा इंसान मत बनना जो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करता है। हर चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करो और ये क्रिटिकल एनालिसिस करने का ना तरीका बड़ा आसान होता है। अपने आप से बस ये 3 सवाल पूछो। नंबर 1, व्हाट कैन दिस पर्सन गेन फ्रॉम मी। नंबर 2, क्या मैं इसकी इस बात से एग्री करता हूं या फिर बस भीड़ का हिस्सा बन चुका हूं। एंड नंबर 3, अगर कल कभी ये गलत निकला तो क्या मैं खुद को यहाँ पे डिफेंड कर पाऊंगा। ब्लाइंड लॉयल्टी जो होती है ना वो हमेशा लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है और आपको बस दूसरों का एक पपेट बना के रख देती है। इसी वजह से खुद सोचो, खुद क्वेश्चन करो, खुद का एक ओपिनियन बनाओ। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। क्योंकि जो लोग ये चीज करते हैं ना वो एक्चुअली में फ्यूचर लीडर्स बनते हैं। उनकी अपनी खुद की एक सोच, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और जो नहीं करते वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा या फिर फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं। अब आपको क्या बनना है ना वो आपको ही डिसाइड करना है। लेट्स मूव टू लॉ नंबर 21। लोगों को ना तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने दो, चाहे दोस्ती हो, चाहे डील हो या फिर दुश्मनी क्यों ना हो। जब तुम्हारा इंटेलिजेंस हिडन रहता है, तुम्हारे इंटेंशंस हिडन रहते हैं, तो सामने वाला अपने गार्ड ड्रॉप कर देता है। वो और भी ज्यादा गलतियां करने लगेगा, वो और ज्यादा रिवील करने लगेगा, ज्यादा ईगो दिखाएगा, ज्यादा केयरलेस बनेगा और वहीं से तुम्हें उसका एक ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा जिसका यूज तुम उसके खिलाफ कर सकते हो। लोगों को दिखने दो कि तुम एक नूब हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कंफ्यूज रहते हो तुम बहुत बार, लेकिन अंदर से ना उनकी कही गई हर एक बात की डिटेल को एब्जॉर्ब करना। क्यूरियोसिटी ना एक बड़ी प्यारी चीज होती है। सवाल पूछो, अच्छा फिर आगे क्या हो गया यार मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ तो भाई अब हमें आगे क्या करना है। ऐसी फेक क्यूरियोसिटी दिखा के थोड़ा सा डम दिखो, कि ऐसा दिखो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बहुत बार ना लोग इसका उल्टा कर देते हैं, वो स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपने लिए और 4 एनिमीज पैदा कर देते हैं। देखो लाइफ का सबसे बड़ा फंडा ये है कि प्ले डम इन रूम्स वेयर पीपल वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। बाकी लोगों को ज्यादा बोलने दो, क्योंकि वो बातें आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है। कोई भी ना यहाँ पे आसमान से नहीं टपका हुआ, सब यहाँ पे इंसान ही है और इंसान गलतियां करते थे और करते रहेंगे। और वो जितना ज्यादा
ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा रिवील करेंगे, उतनी ही ज्यादा गलतियां आपको उनकी नजर आएगी। सो मेक श्योर यू ऑलवेज स्पीक लेस। लेट्स मूव टू लॉ नंबर 22। देखो, पावर का मतलब ना हमेशा जीतना नहीं होता। लोगों ने ना पावर का एक बहुत ही गलत परसेप्शन बना के रखा है कि कोई ऐसा इंसान जो हमेशा जीतता है वो पावरफुल है। कभी कभी हारना या फिर सरेंडर करना सबसे डेंजरस मूव हो सकता है। मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। जब तुम डायरेक्टली लड़ते हो, तुम्हारा ईगो सामने आ जाता है, जोश बहुत ज्यादा हाई होता है, गुस्से की वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और स्ट्रेटेजी साइड में छोड़ देता है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपने आप को ये बोल के सरेंडर कर देते हो कि ठीक है भाई तू सही है मैं गलत हूँ, और बस ये लाइन बोल के निकल लेते हो, तो सामने वाला सोचता है कि यार चलो गेम खत्म हो गया। पर उसे ये आइडिया नहीं होती कि असली गेम तो वहीं से शुरू होता है। हिस्ट्री में भी जितने रियल टैक्टिशियंस रहे, जितने भी बड़े प्लेयर्स रहे हैं, वो प्रेशर के टाइम पे ना ईगो नहीं दिखाते या फिर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते। वो उल्टा एक सही टाइमिंग का वेट करते हैं। इसका ना सबसे बड़ा एग्जांपल है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके अगर आप वॉर स्ट्रेटेजी को कभी जाके पढ़ोगे तो उनका पेशेंस लेवल समझ आएगा आपको। अरे जब अपने लोगों पे अपनी आंखों के सामने जुल्म होता है ना, तो सबका खून खोलता है। पर उन्हें ना ये चीज अच्छे से पता थी कि अगर रिएक्ट करके उन्होंने कोई भी अटैक किया तो उनको खुद को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुगल्स की जो आर्मी है ना वो 7th सेंचुरी में उनके पीक पे थी। 40 लाख सिपाही और 3 लाख घोड़े। और वहीं पे दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा आर्मी में सिर्फ 1 लाख सैनिक थे। अब ये साइज में भले ही कम थे, लेकिन एक टाइम पे पूरे इंडिया में इनका एम्पायर फैला हुआ था। और इतने कम लोगों में ये एम्पायर इतना बड़ा हो पाया क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। उनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी थी ना, वो सिर्फ तलवारों या फिर तोपों तक नहीं थी, वो ना टाइम, टेरेन, टैक्टिक्स का एक परफेक्ट फ्यूजन था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार ऐसे मोमेंट्स में सरेंडर या फिर निगोशिएशन दिखाया जब सामने वाले को लगा था कि अरे ये तो अब हार गए, लेकिन उनकी उस शांति के पीछे, उस साइलेंस के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। जैसे पुरंदर की ट्रीटी, लोगों को लगा महाराज ने हार मान ली। हेवी लॉसेस होने के बाद 35 में से 23 फोर्ट्स उन्होंने मुगल को सरेंडर किए थे। लेकिन वो कहावत है ना कि शेर जब 2 कदम पीछे जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डर गया, इसका मतलब ये होता है कि वो शिकार करने की तैयारी कर रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठीक वही किया। मुगलों के सिस्टम को अंदर से तोड़ना शुरू किया। मुगलों को लगा कि अरे हमने इनको हरा दिया, अब ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मराठाओं ने मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब करके उन्हें कंफ्यूज करना शुरू किया, उनके अंदर इंटरनल स्पाइस भेजे, मुगल सप्लाई चेन्स तोड़े, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट हासिल किया और मुगलों को ना उनकी ही कैप्चर्ड टेरिटरी में अनकंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर दिया। वो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक सरेंडर नहीं था, वो एक सेटअप था मेरे भाई। उन्होंने ना बस सही वक्त आने का इंतजार किया और उस मुगल एम्पायर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया कि देखते ही देखते पावर वापस मराठाओं के हाथ में आ गई। तो उनकी ये बात हमें ये सिखाती है कि सरेंडर करो ताकि तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, सरेंडर करो ताकि तुम सामने वाले का ईगो एक्सपांड कर सको, ताकि वो आपको कमजोर समझने लगे, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तब तुम क्वाइटली अपना मूव खेल के कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लो। विद दिस पॉइंट लेट्स मूव टू लॉ नंबर 23। ज्यादातर लोग ना हर जगह बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं और फिर कहते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे। सिंपल सी बात है, आपने हर जगह एफर्ट मारे, इसी वजह से पावर स्कैटर्ड हो गई और उसका इंपैक्ट जो है वो डाइल्यूट हो गया। चाहे आपकी अटेंशन हो, टाइम हो या फिर कनेक्शन ही क्यों ना हो, पावर तभी बनती है जब आपका फोकस एक जगह पे कंपाउंड होता है। जब हर वीक आप स्किल चेंज करते रहते हो, हर मंथ कुछ नया प्लान बनाते रहते हो, तो आप ना लाइफ में कुछ भी डीपली मास्टर नहीं कर पाते, बस हवा में यहां से वहां बहते रहते हो, आज यहां तो कल कहीं और। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी एक जगह पे फोकस करते हो तो एक टाइप से एक मोमेंटम बिल्ड होता है, जो नॉइज, जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था वो बंद हो जाता है और पावर नेचुरली आपकी तरफ ग्रेविटेट होने लगती है। इस लॉ को ना मैं थोड़ा सा एक करियर के एस्पेक्ट में बताना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि आपका करियर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपको एक काबिल इंसान बनाने में। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पिक वन डोमेन और उसे कंपाउंड करो। हर वीक ना कुछ और चीज करना बंद करो। ये जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का आपका जो माइंडसेट है ना, उसे बंद करो। किसी को भी कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसे सब कुछ आता हो, रादर किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनो, किसी एक सब्जेक्ट को उसकी डेप्थ तक पढ़ो। विद दिस लेट्स मूव टू लॉ नंबर 24। चाहे आप ऑफिस में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर पॉलिटिक्स में क्यों ना हो, आपने नोटिस किया होगा पावर अक्सर दिखाई नहीं देती, वो फ्लो करती है। और जहां पावर फ्लो करती है वहां कोटियर का गेम चलता है। कोटियर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हमेशा किंग के आसपास होता है। इस इंसान को ना हम मास्टरमाइंड या फिर किंग मेकर भी कहते हैं। वो बोलता कम है लेकिन ऑब्जर्व ज्यादा करता है, वो लॉयल्टी दिखाता है लेकिन पावर कलेक्ट करता है, वो ना आपको सबसे सॉफ्ट दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। कोटियर बनना वीकनेस नहीं होती, ये एक आर्ट है पावर के बीच सरवाइव करने का, और वो भी बिना खुद स्पॉटलाइट में आके। ये एक आर्ट है लोगों से अपना काम करवाने का बिना अपना नाम उसमें डाले। कोई चीज समझना, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर एक रूम में 100 लोग बंद है तो उनमें से बस कोई एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है एक से ज्यादा पावरफुल लोग उस रूम में रहे, कोई पैसे के मामले में पावरफुल है,
तो कोई कनेक्शंस के मामले में पावरफुल है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सबके म्यूचुअल में या फिर सबके कॉमन फ्रेंड में अगर आप रहोगे तो आप खुद कितने ज्यादा पावरफुल बनोगे। देखो पूरी जिंदगी निकल जाती है पावर को गेन करने में, और उस पावर को आपने अपने हाथों में ले लिया बस एक छोटा सा कन्वर्सेशन करके और सामने वाले का दोस्त बन के। विद दिस लेट्स मूव टू लॉ नंबर 25। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो अपने आप को बार बार रीइन्वेंट करते रहता है। देखो ये सोसाइटी ना तुम्हें एक टाइप से एक बॉक्स में डालती है, ये तो ऐसा ही है, इसे बस यही आता है, और ज्यादातर लोग ना बस वही बन के रह जाते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है। बट रियल प्लेयर्स जानते हो क्या करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनका नेक्स्ट वर्जन क्या होगा। अगर तुम बार बार अपनी बस एक ही आइडेंटिटी से चिपके रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, रिप्लेसेबल या फिर पावरलेस बन जाओगे, जैसा ठीक हमने पिछले लॉ में बात की थी। लेकिन जब भी तुम इवॉल्व करते हो, चाहे लुक के मामले में, बात करने की टोन के मामले में, या फिर स्किल के मामले में, या फिर माइंडसेट के मामले में, तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और पावर वहीं से तो शुरू होती है। सो एवरी 6 months अपग्रेड वन पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, चाहे वो लुक्स हो या फिर द वे यू टॉक। एंड अपना जो पुराना वर्जन रहता है ना, उससे ज्यादा अटैच मत रहना, और जब वो आपका एक पर्पस सर्व करना बंद कर दे तो उसे कट ऑफ करना ही बेहतर होता है। लोगों के मुंह से ना ये बात एक पॉजिटिव वे में निकलनी चाहिए कि यार तू पिछली बार से ना बहुत ज्यादा बदल चुका है। ये जो बच्चों वाला माइंडसेट होता है ना कि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो यही करूंगा, इस घटिया माइंडसेट को छोड़ो और खुद को रीइन्वेंट करना सीखो। विच ब्रिंग्स मी टू लॉ नंबर 26। पावर के गेम में ना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप ही सब कुछ कर रहे हो ये दिखना जरूरी नहीं होता। जो लोग हर एक काम अपने खुद के नाम से करते हैं वो जल्द ही लोगों के दिमाग में एक विलन बन जाते हैं। फिर लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, उन्हें गलत साबित करने का कुछ भी मौका नहीं छोड़ते। वहीं पे दूसरी तरफ स्मार्ट लोग ना अपना इम्पैक्ट तो छोड़ते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के, चाहे गलती हो, चाहे मैनिपुलेशन हो, या फिर कोई भी रिस्की गेम क्यों ना हो, इनके टाइम पे ब्लेम हमेशा किसी और के ऊपर ही गिरता है। यूएसए क्या करता है आप सभी को पता है, दूसरों के कंधों पे रख के हमेशा बंदूक चलाता है। सबसे पहले तो वो खुद ही सबको आर्म सप्लाई करेगा, फिर 2 कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ाएगा और वॉर का वेट करेगा। IMF has authorized the immediate disbursement of $1 billion bailout लोन टू पाकिस्तान, ताकि वो एक साइड से सैंक्शन लगा के उनकी बढ़ती इकोनॉमी को रोक सके, और वहीं पे दूसरी तरफ वॉर जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके थोड़ा सा डर फैला के उन्हें वेपन्स भी बेचेगा ताकि वो खुद की इकोनॉमी बढ़ा सके। बट नोटिस करो, कभी भी यूएसए के ऊपर ब्लेम नहीं आता, वो तो भाई पीस मेकर बन जाता है, और बीच में ही आके जब उसका काम पूरा हो जाता है तब ये कहता है कि भाई लड़ो मत, बात करके सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। We talk to them about trade. Let's do trade instead of do war. यानी यहाँ पे आपने वेपन्स बेच के पैसे भी कमा लिए और एक पीस मेकर बन के पावर वापस अपने हाथों में भी रख ली। एक तीर से 2 निशाने। इस गेम को अच्छे से समझना, कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके ऊपर कभी नाम नहीं आना चाहिए। याद रखना, परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन ट्रुथ। आपने क्या किया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने लोगों के सामने उसे कैसे दिखाया, कैसे पोर्ट्रे किया। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, तो लेट्स मूव टू लॉ नंबर 27। आज अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हर एक इंसान ना अंदर से टूटा हुआ है। सबको किसी ना किसी एक सेवियर की तलाश है, कोई ऐसा इंसान चाहिए उन्हें जो उन्हें बचा सके। लोग ना एनालाइज नहीं करना चाहते या फिर रीजन नहीं सुनना चाहते कि वो फेल क्यों हो रहे हैं, वो लाइफ में चाहते हैं रीअश्योरेंस, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हो, एक यूनिक आइडेंटिटी हो, और लोगों को अगर आप कन्विंस करना जानते हो तो आप उनके लॉजिक को बाईपास कर देते हो। चाहे पर्सनल ब्रांड हो, चाहे प्रोडक्ट हो, या फिर चाहे कोई मूवमेंट ही क्यों ना हो, कल्ट तभी बिल्ड होता है जब आप उन लोगों को एक आइडेंटिटी देते हो। आप अगर चाहो तो एंड्रयू टेट का ही केस पकड़ लो। Controversial influencer Andrew Tate. उसने ना अपने कल्ट फॉलोइंग बनाया था। उस कल्ट फॉलोइंग में एक बच्चे से लेकर आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स भी थे जो उसके थॉट्स को, उसकी आइडियोलॉजीज को मानते थे। और अब सोचो अगर ये कल्ट जब एक साथ आ जाए और एक दूसरे की मदद करने लग जाए तो क्या होगा। इसीलिए ये जो अपना कमेंट सेक्शन होता है, यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स मत किया करो, दूसरों के कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की आदत डाल लो। यार देखो, इन वीडियोस पे ना इंडिया के कोने कोने से कमेंट्स आते हैं, और अगर आप सिर्फ इन 48 लॉज ऑफ पावर की ही वीडियोस को पकड़ लो तो कम से कम इनमें ही 20 से 25 हजार कमेंट्स रहेंगे। अब अगर आपको भी कल्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, तो ये सबसे आसान रास्ता है आपके लिए। अगर किसी भी इंसान से आपकी आइडियोलॉजी मैच होती है तो उससे वहां पे कन्वर्सेशन करने लग जाओ। अब इतने सारे कमेंट्स में से मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हें 100 लोग ऐसे मिल जाए जिनकी मेंटालिटी, जिनके व्यूज आपसे मैच होते हैं, तो सोचो आपने लाइफ में 100 नए कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए, और वो भी बस घर बैठे बैठे एक वीडियो देखते हुए। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये मैटर बहुत ज्यादा करती है। उसी के साथ बढ़ते हैं लॉ नंबर 28 पे। सिंपल सी बात, ये लॉ कहता है बोल्ड दिखो, एंटर रूम्स लाइक यू बिलोंग देयर इवन इफ यू डोंट।
जब भी आप कोई भी बात सामने रखते हो तो उसे कन्विक्शन के साथ रखो। इवन आप अंदर से अगर अनश्योर फील कर रहे हो ना, फिर भी आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिख के आना चाहिए। एंड ऑलवेज मेक द मूव फर्स्ट एंड एक्सप्लेन इट लेटर। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले ही सबको डिस्क्लोज मत कर दो कि मैं ये करने वाला हूँ, फिर ये करने वाला हूँ, फिर ये करने वाला हूँ। ये करके आप बाकी कुछ नहीं कर रहे। एक तो अपना प्लान डिस्क्लोज कर रहे हो सबको, और दूसरा लोगों से बस वैलिडेशन मांग के उन्हें एक पेडिस्टल पे रख रहे हो। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा लॉ था, इसलिए इसे बहुत छोटा कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू लॉ नंबर 29। देखो, ज्यादातर लोग ना एक्शंस शुरू करते हैं अपने मन में एक फीलिंग या फिर इमोशन पकड़ के, लेकिन जो लोग एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, वो हर मूव से पहले अपना पूरा गेम ही प्लॉट करके रखते हैं। तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर उसका एंड बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा अनसर्टन है, तो उस स्ट्रैटेजी के बीच में ही लोग तुम्हें रिवर्स कार्ड फेंक के मार सकते हैं, यानी आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। इवन मैं जब फिल्म मेकिंग सीख रहा था, तब हमें ना स्टोरीज क्राफ्ट करने की एक टेक्निक बताई गई थी। उसमें एक बड़ी सिंपल लाइन थी जो मैं आपको आज कहना चाहता हूं। द वन हु सीज द फाइनल फ्रेम कंट्रोल्स एवरी सीन बिफोर इट। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा आता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। सबसे पहले आउटकम समझो, उसके बाद प्रोसेस प्लान करो और फिर अपने एक्शंस लो। एंड हर एक स्टेप पे हमेशा खुद को ये पूछो कि इफ दिस गोज रॉन्ग व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट मूव। ये सिंपल क्वेश्चन ना आपको हमेशा बाकी लोगों से 3 कदम आगे रहने में हेल्प करेगा। विद दिस लेट्स मूव टू लॉ नंबर 30। जब भी तुम कुछ अचीव करते हो और दिखाते हो कि यार इसमें कितनी मुझे मेहनत लगी, तो लोग ना रिस्पेक्ट कम और रिजेंटमेंट ज्यादा फील करते हैं। लेकिन जब भी तुम सेम एफर्ट्स एफर्टलेसली प्रेजेंट करते हो, तो लोग ना बड़े फैसिनेशन के साथ देखते हैं। दे इवेंचुअली स्टार्ट सीइंग यू एज गिफ्टेड, स्पेशल, अबव देम। एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाती है आपकी उनके आंखों में। तो पावर तब ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है जब उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, वो आप छुपा के रखते हो। अब देखो, ये एक ऐसा लॉ है ना जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता। होता है भाई, सारे लॉज तुम्हारी आइडियोलॉजीज में फिट हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर आपके आइडियोलॉजीज में ये फिट हो रहा है तो उसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ 3 ही लॉज बचे हैं, तो लेट्स क्विकली मूव टू लॉ नंबर 31। देखो, स्मार्ट लोग वो होते हैं ना जो कभी पावर को ना फोर्स नहीं करते, वो चॉइस क्रिएट करते हैं। वो तुम्हें 2 ऑप्शंस देंगे, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही होगा। आपको लगेगा कि आपकी जो डिसीजन है उनका कंट्रोल अभी आपके हाथों में है, क्योंकि आपको चॉइसेस दिए गए हैं। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन होता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल मैनिपुलेशन टूल है। ऐसे एक्चुअली कई सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बात की है। जाके आई बटन पे इसे क्लिक करके जरूर देखना। चाहे कोई निगोशिएशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, या फिर कोई लीडरशिप क्यों ना हो, जब आप ऑप्शंस देते हो तब आप लोगों के दिमाग में एक हीरो बन जाते हो। और वहीं पे दूसरी तरफ जब आप फोर्स करते हो किसी भी चीज को, किसी भी डिसीजन को, तो आप ही उनके दिमाग में विलन बन जाओगे। नाउ लेट्स मूव टू लॉ नंबर 32। लोग ना सच से नहीं डरते, वो तो उल्टा सच से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में ना बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, पेन होता है, सफरिंग्स होते हैं। इसीलिए जो लोग सामने वाले के दिमाग में एक फैंटेसी क्रिएट कर सके, वो लोग पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। चाहे ब्रांड हो, लीडर हो, या फिर लवर ही क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ रियल बनने की कोशिश करोगे तो आप सिर्फ रिलेटेबल बनोगे, और रिलेटेबिलिटी से ना पावर आपके हाथ में नहीं आती। पीपल वांट होप, पीपल वांट एस्केप, पीपल वांट दैट लार्जर देन लाइफ इमेज। उन्हें सच नहीं सुनना है, उन्हें एक प्यारी सी कहानी चाहिए, एक ऐसी कहानी जो उनके अंदर के इमोशंस को इन्वोक कर दे। इसलिए हमेशा किसी भी सच को इमोशंस के साथ पैकेज करो, और उन इमोशंस के अराउंड एक बहुत ही अच्छी कहानी क्रिएट करके सामने वाले को बताओ। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट लॉ ऑफ दिस वीडियो, लॉ नंबर 33। हर एक इंसान का ना एक इमोशनल पेन पॉइंट होता है, ईगो, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, नीड फॉर लव। और जिस दिन आपने किसी का भी ये पेन पॉइंट पकड़ लिया ना, तो ऐसा समझ लो कि आपके हाथ में उस इंसान का रिमोट कंट्रोल आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पावर का मतलब ये नहीं होता कि सबको हमें क्रश कर देना है या फिर सबको हमें हरा देना है। कभी कभी आपको बस अपना काम निकलवाने के लिए उनका बस पेन पॉइंट ढूंढना होता है। चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, उनके पैटर्न्स को ना ऑब्जर्व करना सीखो। क्या चीज उनका मूड शिफ्ट करती है, क्या चीज उनके ईगो को इन्फ्लेट करती है, क्या चीज उन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। स्टडी देयर स्टोरीज, वुंड्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स। ये सिंपल चीज करना आपको किसी भी सिचुएशन में ना एक अपर एज देगी। आप ना कभी प्रेडिक्टेबल नहीं रहोगे, लेकिन आप सामने वाले को प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। तो अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल 33 लॉस देखे, और अब आपके पास वो लेंस है जिससे दुनिया की ये जो हिडन डायनामिक्स रहते हैं वो आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। एंड अब तक आपको पता चली गया होगा कि पावर हमेशा लाउड नहीं होती, वो बहुत बार साइलेंट भी होती है, बहुत बार स्ट्रैटेजी के अंदर छुपी होती है। ये काइंड ऑफ मास्क है जिसके पीछे रहकर आपको सारे काम करने हैं। अगर आप इन पावर डायनामिक्स को समझे तो आप एक प्लेयर बनते हो, और अगर नहीं समझे तो बस एक प्यादे बन के रह जाते हो। तो अगर पार्ट 1 तुम्हारी इस पावर डायनामिक्स के वर्ल्ड में एंट्री थी, तो पार्ट 2 उसका एक एलिवेशन था, लेकिन पार्ट 3 वो तुम्हारा एक्चुअल वॉर जोन होगा। वहां ऐसे ऐसे लॉज आएंगे जो तुम्हारे इन्फ्लुएंस को हद से ज्यादा बढ़ा के रख देंगे, लेकिन साथ ही में तुम्हारे पेशेंस को, तुम्हारे एथिक्स को और तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को भी टेस्ट करेंगे। मेक श्योर यू कमेंट फॉर पार्ट 3, और मैं ट्राई करूंगा इसे जल्द से जल्द बनाना। एंड अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक देख लेना, आपको वो मिल जाएगी। मैं आपको मिलूंगा इसी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज के फाइनल एपिसोड में। अब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड एज ऑलवेज
कीप इंस्पायरिंग।